नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। शुरुआत आज दावोस से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच जल्द एक शानदार व्यापार समझौता होगा। वहीं दिल्ली के किराड़ी में जलभराव के मुद्दे पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विपक्ष पर पलटवार कर दिया है। कहा कि ये समस्या अचानक नहीं बल्कि पिछली सरकार की वर्षों की लापरवाही का नतीजा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने इंटरनेशनल सट्टा और हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में करीब 2 करोड़ रुपए नकद और 62 किलो चांदी बरामद हुई है। मुंबई की भी सियासत गर्म है। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सामना के संपादकीय में मुंबई को लेकर तीखी टिप्पणी की गई, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और आखिर में प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने आरोप लगाया कि उनका और उनकी बेटियों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। इस सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर घिरे पाकिस्तानी पीएम। विपक्ष बोला, ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े शहबाज या अमीरों का एक क्लब। हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने में जुटा जर्मनी। युवाओं को 2.5 लाख रुपए महीने देने का ऑफर। ट्रंप का धोखा और पुतिन से डर इसकी वजह। अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा। WHO का करोड़ों रुपए बकाया। अमेरिका बोला, भुगतान नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा दे चुके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोले, पुतिन के पास पैसा खत्म तो जंग भी खत्म। अगर अमेरिका रूसी तेल टैंकर रोक सकता है तो यूरोप क्यों नहीं। भारत की एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 800 ड्रोन भेजे गए। सेना ने 240 मार गिराए। और अब खबरें विस्तार से। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक शानदार व्यापार समझौता करने जा रहा है। कहा कि मोदी एक बेहतरीन नेता और उनके मित्र हैं। ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है। हालांकि दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि ट्रेड डील पर बातचीत लगातार जारी है। इसी बीच भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गॉड ने भी भारत अमेरिका संबंधों को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ट्रेड डील को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और किसी ठोस समझौते तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल के समय में कई देशों पर दबाव बनाने और टैरिफ लगाने की नीति अपना रहे थे, वही ट्रंप अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे और भारत को अपना दोस्त बताने पर मजबूर हो गए। इस सवाल पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दावोस पहुंचने के बाद ट्रंप की सोच में साफ बदलाव हुआ है। हाल के महीनों में ट्रंप ग्रीनलैंड, डेनमार्क और यहाँ तक कि ईरान जैसे मुद्दों पर सख्त और आक्रामक रुख अपनाते नजर आए थे। उन्होंने कई देशों को ये संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। दावोस में अपने लंबे भाषण के दौरान ट्रंप ने अमेरिका की ताकत और आर्थिक मजबूती का जमकर बखान किया और यूरोप के कई देशों पर तंज कसे। लेकिन इसी मंच पर उन्हें ये भी एहसास हुआ कि दुनिया का झुकाव तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। दरअसल यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जिस बड़े ट्रेड और स्ट्रेटेजिक समझौते की तैयारी चल रही है, उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन पहले ही इसे मदर ऑफ डील्स बता चुकी हैं। इस डील का सीधे तौर पर करीब 200 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। भारत की आबादी और यूरोप की कुल जनसंख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो ये समझौता दुनिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा बदल सकता है। ऐसे में अमेरिका ये समझ रहा है कि अगर वो भारत से दूरी बनाता है तो उसे वैश्विक स्तर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही वजह है कि दावोस में ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रही हैं। पहले जहां मोदी को दोस्त कहना कई बार व्यंग जैसा लगता था, वहीं इस बार उनकी भाषा में गंभीरता और सम्मान साफ दिखा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील काफी आगे बढ़ चुकी है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर भी अपने पुराने बयानों से नरमी दिखाई और कहा कि वहां सैन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसे भी उनकी बदली हुई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जलभराव को लेकर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विपक्ष पर पलटवार किया। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये समस्या अचानक नहीं बनी बल्कि पिछली सरकार की 11 साल की लापरवाही का नतीजा है। वर्मा ने बताया कि किराड़ी पूरा लो लेवल इलाका है जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन 2020 तक एक भी सीवर लाइन नहीं डाली गई। बिना योजना कॉलोनियां बसती रही, मकान बने लेकिन ड्रेनेज और पानी निकासी पर गंभीर काम नहीं हुआ।
प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि 2022 के बाद से ही किराड़ी में जल भराव की समस्या तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि तब तक हालात ये हो चुके थे कि सीवर का पानी आखिर जाएगा कहां। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि किस एसटीपी में सीवर का पानी जाएगा, कौन सा इलाका किस सिस्टम से जुड़ेगा, इसका कोई प्लान नहीं बनाया गया था। जल मंत्री ने कहा कि ये सब पिछली सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने बताया कि अब मौजूदा सरकार ने पूरे इलाके के लिए सीवर और ड्रेनेज की ठोस योजना तैयार की है और उसी के तहत काम किया जा रहा है। जल मंत्री ने बताया कि किराड़ी और आसपास की 114 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम एलजी के हस्तक्षेप के बाद 2020 के बाद शुरू हुआ था। ये काम 2024 तक पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से ये समय पर पूरा नहीं हो सका। अब सरकार ने दोबारा पूरी योजना की समीक्षा की है और काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्मा ने भरोसा दिलाया कि साल 2026 तक इन सभी 114 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद जल भराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि जून 2026 तक किराड़ी विधानसभा की सड़कों पर पानी नहीं आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवेश वर्मा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक अनाधिकृत कॉलोनियों में बेहद सस्ती दरों पर जमीन खरीद लेते थे। इसके बाद इलाके का रेट बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर पास कराए जाते थे और जब जमीन की कीमत बढ़ जाती थी तो वही जमीन बेचकर नेता वहां से चले जाते थे। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने इंटरनेशनल सट्टा, हवाला और अवैध शेयर ट्रेडिंग रैकेट का खुलासा कर दिया है। देर रात छापेमारी में करीब 2 करोड़ रुपए नकद और 62 किलो चांदी बरामद की गई है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने कलेक्टरगंज इलाके में छापा मारकर नकदी, चांदी के बिस्किट और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने एक इंटरनेशनल सट्टा, हवाला और अवैध शेयर ट्रेडिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए कैश और करीब 62 किलोग्राम चांदी जब्त की है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। कानपुर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी और स्थानीय टीम ने कलेक्टरगंज के धनकुटी इलाके में देर रात छापा मारा। पुलिस ने रमाकांत गुप्ता के घर से भारी मात्रा में नकदी, चांदी के बिस्किट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए। भारतीय रुपयों के साथ साथ नेपाली मुद्रा भी मिली है। पुलिस को नकदी की गिनती में भी कठिनाई हुई, जिसके कारण उन्हें नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। बरामद नकदी और चांदी की कुल कीमत भी लगभग 2 करोड़ के करीब आंकी जा रही है। लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि इलीगल बेटिंग, इलीगल ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ऐसे सारे माध्यमों से बहुत सारे इलीगल पैसे स्टॉक किए जा रहे हैं। उसकी एक लोकेशन हमको यहाँ पर मिले थे, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और लगभग 2 करोड़ के अराउंड कैश है और 61 किलो चांदी है, जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास होती है। और इसमें हमने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई और आगे चल रही है। किस तरह से कर रहे थे हमारा काम? मतलब चांदी की दुकान कर रहे थे और साइबर उस पे ऐप बना के कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, ऐप भी है कुछ और कुछ ट्रेडिंग की साइट्स भी है। इसके संबंध में पूरी पूछताछ जारी है। अभी रिकवरी जितनी हुई है उसके बारे में हम आपको बता पा रहे हैं और जैसे पूछताछ आगे हो जाएगी आगे भी अभी टोटल 5 लोग हैं। अभी मकान, ये सारी चीज़ें वही पूछताछ में जारी है। अभी तो जस्ट रिकवरी हुई है, बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देंगे। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपियों का रैकेट क्रिकेट सट्टेबाजी, हवाला लेन देनों और अवैध शेयर व्यापार के मामलों से जुड़ा हो सकता है। शुरुआती जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों के संबंध कुछ अंतर्राष्ट्रीय सट्टा कारोबारियों से भी है, जिसमें आगरा के एक बुकी का नाम भी सामने आया है। पकड़े गए लोगों में रमाकांत गुप्ता मकान मालिक के अलावा राहुल जैन, शिवम त्रिपाठी, सचिन गुप्ता और वंशराज शामिल हैं। पुलिस उनसे रैकेट के अन्य सदस्यों और संचालन के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। कानपुर पुलिस शुरू से ही ऐसे अवैध लेन देन और सट्टा नेटवर्कों पर निगरानी रख रही थी। पिछले कई दिनों से खुफिया एजेंसियों को इस गिरोह के बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई संभव हो पाई। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जल्द पूरी करने की बात कर रही है। बरामद वस्तुओं और पूछताछ के आधार पर यह भी देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन गतिविधियों का कोई बड़ा नेटवर्क देश या विदेशों में काम तो नहीं कर रहा। आप क्या सोचते हैं इस नेटवर्क के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
मुंबई माया नगरी, जहां सपनों का शहर, लेकिन आज इसी मुंबई को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में मुंबई को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सामना के संपादक संजय राउत ने लिखा कि मुंबई धर्मशाला बनकर रह गई है, आओ जाओ घर तुम्हारा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुंबई माया नगरी और सपनों का शहर, लेकिन आज इसी मुंबई को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि आज 1926 में जन्मे शिवसेना के संस्थापक बाला साहिब ठाकरे की जन्म शताब्दी है। यानी अगर आज बाल ठाकरे जिंदा होते तो वो 100 साल की उम्र के हो जाते। आपको बता दें कि बाला साहिब ने न सिर्फ शिवसेना की स्थापना की, बल्कि मराठी अस्मिता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। 1966 में बनी शिवसेना का मूल उद्देश्य था मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी मानुस को उसका हक दिलाना। बाला साहिब का मानना था कि जो मुंबई बनाते हैं उन्हीं का अस्तित्व सबसे पहले मिटाया जा रहा है। वहीं बाला साहिब की जन्म शताब्दी पर उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सामना के संपादक संजय राउत ने लिखा कि मुंबई धर्मशाला बनकर रह गई है, आओ जाओ घर तुम्हारा। बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र की सत्ता पर तंज कसते हुए कहा कि देश में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनकी उम्र तो हो चुकी है, लेकिन वो आज भी देश पर बोझ बने हुए हैं। सामना में कहा गया है कि आज मराठी समाज अव्यवस्थित है, नेतृत्वहीन है और उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती। जिस महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वहीं मराठी होना आज नजरअंदाज किए जाने की वजह बन गया है। उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया है कि तथ्य ये हैं कि मुंबई के टेक्सटाइल मिल एरिया गिरण गांव में कभी 2.5 से 3 लाख मिल मजदूर काम करते थे। 1980 से 90 के दशक में मिलों के बंद होने के बाद इन इलाकों का पूरा भूगोल बदल गया। जहां कभी चिमनियां थी, आज वहां लग्जरी टावर, कॉरपोरेट दफ्तर और महंगे अपार्टमेंट्स हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिल बंद होने के बाद बड़ी संख्या में मराठी मजदूर मुंबई से बाहर शिफ्ट होने को मजबूर हुए। सामना में दावा किया गया कि अगर बाला साहिब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना न की होती तो मुंबई से मराठी लोग कब के मिट चुके होते। 1960 में महाराष्ट्र बनने के बाद भी मुंबई में मराठी आबादी धीरे धीरे घटती गई। ये एक सामाजिक सच्चाई है। बाला साहिब ने इसी असंतुलन के खिलाफ मराठी अस्मिता को आवाज दी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक मंच पर आना। पुष्मुखानंद हॉल में दोनों ठाकरे भाइयों का बाला साहिब को साथ श्रद्धांजलि देना 2024 के बाद की राजनीति में एक अहम संदेश माना जा रहा है। और सवाल है कि क्या मराठी अस्मिता एक बार फिर राजनीति के केंद्र में लौटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि मराठी पहचान की राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। बीजेपी की बढ़ती ताकत, शिवसेना का विभाजन और महाराष्ट्र के बदले सत्ता समीकरण, इन सब के बीच उद्धव गुट अपने मूल एजेंडे की ओर लौटता दिख रहा है। यानी बाला साहिब ठाकरे अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उनके विचार आज भी राजनीति की धुरी बने हुए हैं। सवाल यही है, क्या मुंबई फिर से मराठी मानुस की आवाज सुनेगी या ये लड़ाई सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। कुंडा विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने आरोप लगाया कि उनका और उनकी 2 बेटियों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर शिकायत की गई है। भानवी कुमारी का कहना है कि बिना किसी सूचना और आपत्ति के मौके से उनका नाम सूची से हटाया गया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजा भैया के नाम से प्रसिद्ध कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने आरोप लगाया है कि उनका और उनकी 2 बेटियों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। भानवी कुमारी ने बताया है कि उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में था और 2025 की सूची में भी दर्ज था, लेकिन हालिया विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद उनका और बेटियों राघवी कुमारी और विजय राजेश्वरी कुमारी का नाम नई वोटर लिस्ट से हट गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई और उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी नहीं मिला। भानवी ने अपने दावे के समर्थन में 3 सबूत भी साझा किए हैं। उन्होंने अपनी पुरानी और नई मतदाता सूची के स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा कि पहले उनका नाम सूची में मौजूद था, लेकिन अब गायब है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है और ये स्पष्ट नहीं होने पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। पत्र में कहा गया है कि वे और उनकी बेटियां लंबे समय से बेंती कुंडा प्रतापगढ़ की स्थायी निवासी हैं और यहां वर्षों से मतदाता के रूप में दर्ज हैं। इसके बावजूद उनका नाम हटाना समझ से परे है और इससे उन्हें तथा उनके परिवार को सामाजिक और राजनीतिक नुकसान हो सकता है। भानवी ने यह भी सवाल उठाया है कि जब मुख्यमंत्री ने पहले स्पष्ट किया था कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा, तो फिर उनके परिवार के सदस्यों का नाम क्यों हटाया गया। अपने दावे में उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार के पुरुषों के नाम सूची में सुरक्षित रखने के बावजूद महिलाओं के नाम काटे गए हैं, जो न्याय संगत नहीं है। अब मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग से मांग की गई है कि उनका और उनकी बेटियों का नाम तुरंत मतदाता सूची में वापस जोड़ा जाए। इसके अलावा भानवी ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि किस अधिकार, किन आधारों और किस दबाव में नाम हटाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग भी की है। इस मामले ने राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है और कुंडा क्षेत्र तथा स्थानीय सियासी गलियारों में मतदाता सूची विवाद पर बहस शुरू कर दी है। अब देखना बाकी है कि चुनाव आयोग और प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और मतदाता सूची में दर्ज नामों को फिर से बहाल किया जाता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं SIR प्रक्रिया के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और बुलेटिन अपडेट में अभी सिर्फ इतना ही। मैं दामिनी, आप देख रहे थे बुलेटिन अपडेट। ऐसे ही तेज, भरोसेमंद और सबसे पहले खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।